तो आज हमारा सेकंड यूनिट स्टार्ट है। सेकंड यूनिट का नाम है काइनेमेटिक्स। इस यूनिट के अंदर आप दो चैप्टर्स के बारे में पढ़ोगे। वो मोशन होगा एक स्ट्रेट लाइन में, एक आप पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। ओके, स्ट्रेट लाइन और प्लेन, ये दो चैप्टर्स होंगे इसी यूनिट के अंदर, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। लेकिन उससे पहले कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए जहां से ये वर्ड काइनेमेटिक्स आया। ओके, उसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना है ये किसकी ब्रांच है। ओके, जैसा हमने पढ़ा था ना कि मैकेनिक्स क्या होती है, ठीक। हमने साइंस की ब्रांचेस पढ़ी थी। साइंस की दो मेन ब्रांचेस थी, फिजिकल साइंस और सोशल साइंस। फिजिकल साइंस के अंदर आपने फिजिक्स के बारे में पढ़ा था। फिजिक्स की ब्रांचेस के अंदर आपने पढ़ा था मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में आपने देखा कि मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसपे आप स्टडी करते हो उन बॉडीज के बारे में जो मोशन में हो। देखो, मैंने कहा कि उन बॉडीज के बारे में स्टडी करना जो मोशन में हो। तो कोई भी बॉडी, सबसे पहले ये सोचो कि मोशन में आई कैसे, वो आती कब है। देखो, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं ना किसी बॉडी के ऊपर, वो तभी मोशन में आ सकती है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ इनर्शिया ही यही कहता है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है ना, तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और अगर कोई मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। वो अलग बात होती है। हम देखो, हम किसी चीज को फेंकते हैं ना तो वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें खास तौर पर दो फोर्सेस तो लगी रही हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक कौन सी है, फ्रिक्शन फोर्स, जो उसको रोक रही है। मतलब अगर फोर्सेस को हटा दिया जाए तो कोई भी बॉडी जो चल रही है ना वो चलती रहेगी, और जो रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक बाहर से फोर्स ना लगे। ठीक है, तो इस मतलब ये हो गया कि अगर आप ये बताना चाहते हो कि कोई बॉडी मोशन में है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि मोशन किस वजह से हुआ है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फोर्स लगाने पर बॉडी मोशन में आ जाती है। ओके, फोर्स लगाओगे, फोर्स होती क्या है? फोर्स कोई भी पुश या पुल है जिसकी वजह से बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदल देता है। ठीक है, फोर्स एक ऐसा पुश या पुल है जिससे कोई भी चीज अपनी पोजीशन को बदल देती है, वो फोर्स है। देखो, अगर किसी बॉडी ने अपनी पोजीशन बदल दी तो इसका मतलब वो मोशन में आई या रेस्ट में होगी? वो मोशन में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? वो बॉडीज जो फोर्स लगाने के बाद मोशन में आई, उसके मोशन को अगर हम स्टडी करेंगे फिजिक्स की किसी ब्रांच के अंदर, तो वो मैकेनिक्स है। ओके, तो मैकेनिक्स की भी तीन ब्रांचेस हैं आगे। स्टैटिक्स, क्योंकि मैंने मोशन के बारे में तो आपको बोल दिया कि मोशन के बारे में अगर स्टडी करते हो, मैकेनिक्स में करते हो, तो बॉडीज अगर रेस्ट में होगी तो फिर क्या होगा? इसी तरह से इसी को देखते हुए मैकेनिक्स के अंदर तीन ब्रांचेस, स्टैटिक्स, डायनामिक्स और लास्ट आ गया काइनेमेटिक्स, जो कि आपका चैप्टर है, यूनिट नंबर सेकंड काइनेमेटिक्स है। तो यहां पे आपको पता चलेगा काइनेमेटिक्स क्या होता है। देखो, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, उस पर फोर्स नहीं अप्लाई की हुई, अभी वो रेस्ट में है, या फिर फोर्स अप्लाई कर भी दें फिर भी वो रेस्ट में हो। कैसे? अब कोई बहुत बड़ी चीज है जिसपे आप उतनी सफिशिएंट फोर्स नहीं लगा पा रहे कि वो मोशन में आ जाए, आपके पास ताकत कम है, वो ज्यादा भारी चीज है। दीवार को ले लो, अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये यहां से हिलेगी थोड़ी ना, क्योंकि हमारी उतनी फोर्स लग ही नहीं रही है, तो ये रेस्ट में है। ये बिल्डिंग पूरी रेस्ट में है, ये पूरा रूम रेस्ट में है ना, मोशन तो कर नहीं रहा। फोर्स अप्लाई करने के बाद भी, इवन कि हम फोर्स भी अप्लाई कर दें तब भी बॉडी रेस्ट में रहे। तो यानी कि उनकी स्टडी, उन बॉडीज की स्टडी, उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी जो मोशन में ना हो, मतलब जो रेस्ट में हो, उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं अगर हम फिजिक्स की किसी ब्रांच के अंडर, मैकेनिक्स की किसी ब्रांच के अंडर, तो वो होती है क्या? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में वो बॉडी जो रेस्ट में होंगी उनके बारे में आप स्टडी करोगे। इसी मैकेनिक्स के अंदर जब मैंने दो बातें आपको बताई कि भाई ये डिपेंड करता है किस पे, कि मोशन किस वजह से हुआ। मोशन तो होता है, लेकिन हमें यह भी वजह भी पता है। वजह क्या है? फोर्स। आप फोर्स अप्लाई करते हो तो मोशन होता है, इसका मतलब वजह हमें पता है, हमें सोर्स पता है। मोशन का सोर्स फोर्स है, मतलब मोशन अगर करवाने के लिए कोई सोर्स है तो वो फोर्स होगी ना, फोर्स की वजह से मोशन होता है। ठीक है, तो फोर्स अब फोर्स पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। अगर हम स्टडी करें जिसमें हम ये भी बताएं कि मोशन अगर हुआ है किस फोर्स की वजह से, उस फोर्स के बारे में भी अगर हम स्टडी करें तो उसे कहते हैं डायनामिक्स। डायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की या फिजिक्स की कह लो, ठीक है, जिसमें हम मोशन में बॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स क्या है? यह भी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्क क्या हुआ फिर?
अब डायनामिक्स में भी हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, काइनेमेटिक में भी मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन डायनामिक्स में यह होता है कि हम जिस वजह से मोशन हुआ है उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स में जिस वजह से मोशन हुआ है उसके बारे में हम स्टडी नहीं करते। तो बस सिंपल है। स्टैटिक्स में वो बॉडी जो रेस्ट में हो, डायनामिक्स में वो बॉडी जो मोशन में हो लेकिन जिस वजह से मोशन हुआ उसके बारे में भी स्टडी करें। काइनेमेटिक्स वो होता है जिसमें मोशन के बारे में स्टडी करें लेकिन किस वजह से मोशन हुआ उस पर डिपेंड ना करें। ठीक है, किस वजह से मोशन हो उसके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं, हमें सिर्फ इतना पता चलना चाहिए कि मोशन हो रहा है भाई, तो वो काइनेमेटिक है। लेकिन मैकेनिक्स तो इसके अलग से, ये सबसे बड़ी ब्रांच है ना, इसमें खाली मोशन होना चाहिए, वो फोर्स पे डिपेंड करे, जिस वजह से मोशन हुआ ना करे। ठीक है, उसके लिए अलग ब्रांचेस बन गई। अगर मोशन पे डिपेंड जिस वजह से मोशन हुआ डिपेंड करता है तो वो है डायनामिक्स, अगर नहीं करता है तो वो है काइनेमेटिक्स। अगर मोशन हुआ ही नहीं, फोर्स अप्लाई भी की, मोशन हुआ ही नहीं, तो वो स्टैटिक्स। ठीक है, ये आपको तीनों चीजें और ये सब पता चल गया। अब पता चला होगा कि ये यूनिट जो कि काइनेमेटिक्स है, ये काइनेमेटिक असल में चीज क्या है। काइनेमेटिक एक ब्रांच है, मैकेनिक्स की कह लो या फिजिक्स की या साइंस की कह लो। ठीक है, उन्हीं की आगे ब्रांचेस में से ब्रांचेस है ना। ठीक है, तो काइनेमेटिक एक ऐसी ब्रांच है साइंस की या फिजिक्स की या ये मैकेनिक्स की, जिसमें हम स्टडी करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो कि मोशन में हो, लेकिन मोशन किस वजह से हुआ, क्या इस पे डिपेंड करे, नहीं करे। ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी ना करें, सिर्फ स्टडी करें कि जो बॉडीज मोशन में हो, तो वो काइनेमेटिक्स। ओके, आगे देखो मोशन होता क्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब जब आप फोर्स अप्लाई करोगे जरूरी नहीं कि मोशन हो, मोशन तभी होगा जब बॉडी अपनी जगह को बदलेगी। कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को अगर चेंज करती है तो हम कहेंगे कि ये इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की थी तो बॉडी ने पोजीशन चेंज कर दी, अब हुआ है मोशन। ठीक है, तो मोशन का मतलब, मोशन किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप तब कहोगे कि ये मोशन में है जब वो कंटिन्यूसली अपनी जगह को बदलती रहे। अब मुझे बताओ, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं थोड़ा सा चला, अपनी पोजीशन बदली, अब फिर से रेस्ट में आ गया, लेकिन मैं अगर कंटिन्यूसली बदलता रहूं, ये जगह बदली, यहां आ गया, ये भी बदली, ये भी बदली, तो इसका मतलब मैं मोशन में हूं। ठीक है ना, हर बार यानी कंटिन्यूसली रेगुलरली अपनी 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 पोजीशन जो है उसको चेंज करते रहना, ये होता है मोशन। ठीक, फोर्स अप्लाई होती रहे बार बार। क्या हम फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे, हम चलते हैं वो फोर्स अप्लाई नहीं करते, करते हैं तभी तो आगे बढ़ते हैं। हमारी खुद की बॉडी की जो फोर्स लग रही है उसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम रुके हैं अपनी जगह पर, ये स्टेशनरी स्टेट में हम रुके हुए हैं। और मोशन करेंगे तो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को बदलते रहेंगे, तो वो है मोशन। ओके, मोशन, बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन ऑन अप्लाइंग द फोर्स। ये टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन बदलती रहती है। ओके, फोर्स लगती रहेगी, पोजीशन बदलती रहेगी, तो ये है मोशन। रेस्ट क्या है फिर? फोर्स अप्लाई करने के बाद भी कोई भी बॉडी जो रेस्ट में, मतलब अपनी पोजीशन ना बदले, पोजीशन बदलने पर मोशन है, तो इसका अपोजिट रेस्ट। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को ना बदले, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है। अच्छा, ना बदले के दो कारण, एक तो उसमें फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, दूसरा नंबर अगर फोर्स अप्लाई हो भी रही है फिर भी वो अपनी जगह नहीं बदल रही, तो वो रेस्ट में है। दो बातें समझ आई हैं? देखो, एक तो अपनी वो रेस्ट में हो, तभी हम रेस्ट के बारे में स्टडी किया, उस बॉडी के बारे में, वो बॉडी रेस्ट में है, मतलब अपनी पोजीशन नहीं बदल रही। दूसरी बात कि अगर फोर्स भी लगा रहे हैं फिर भी नहीं बदल रही, तो तब भी वो रेस्ट में है। ठीक है ना, तो ये आ गया रेस्ट। अब मोशन स्ट्रेट लाइन में क्या, देखो मोशन होते हैं तीन किस्म के, जो खास तौर पर देखोगे। इसके अलावा 4 डायमेंशन में मोशन नहीं हो, मोशन 3 डायमेंशन में, तीन किस्म के मैं बोल रहा हूं आपको। एक होगा स्ट्रेट लाइंस में, आप या तो इस तरह से चल सकते हो, मतलब इस तरह, मैंने अपनी जो है डायरेक्शन चेंज नहीं की, मैं एक ही डायरेक्शन में गया। आपको पता है एक्सिस होते हैं 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, डायमेंशंस होती हैं 3, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ओके, अगर हम सिर्फ एक ही एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, एक ही साइड, ठीक है, उसमें हम अपनी डायरेक्शन बदल नहीं रहे। ओके, तो वो जो मोशन एक ही डायरेक्शन में होगा ना, वो होता है मोशन इन 1 डायमेंशन, और उसी को हम कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और ये आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर भी है। इस सेकंड यूनिट के अंदर जो चैप्टर है, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर पहले पढ़ा था ना, फर्स्ट यूनिट के अंदर, फर्स्ट यूनिट के अंदर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, ये सेकंड यूनिट के अंदर सेकंड चैप्टर और इसके थर्ड चैप्टर भी आएगा आगे। तो फर्स्ट में आपने देखा कि स्ट्रेट लाइन, अब इसी सेकंड चैप्टर वो आ गया थर्ड चैप्टर, जिसमें आप प्लेन की बात करोगे। स्ट्रेट लाइन की मैंने बात की ना, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, आपको एक ही एक्सिस चाहिए अपने मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, वो है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, कोई भी एक हो सकता है, बट एक ही होगा। एट ए टाइम दोनों नहीं होंगे। आप एक लाइन में, मैंने ये लाइन लगाई यहां पे, तो ये क्या है, 1 डायमेंशन।
ठीक है, ये लाइन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है तो इसकी वन डायमेंशन है। मैं इस तरह से चल रहा हूं, ये वन डायमेंशन है। अगर मेरा मोशन बदल जाए, जैसे मेरी डायरेक्शन बदल जाए, तो मैं इस तरह से चला और यहां से इस साइड आ गया, अब देखो ना, एक एक्सिस मेरा ये, एक एक्सिस मेरा ये, दो एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, कोई भी दो ले लो, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, वाई एक्स, कुछ भी हो जाए। तो दो एक्सिस जहां पे इन्वॉल्व होते हैं तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं, तो उसको आप बोलते हो टू डायमेंशनल मोशन हुआ, और उसे ही कहते हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, उसे कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। तो प्लेन में मोशन कब होता है? ये इस पूरे बोर्ड पे जब मैं ये लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं कहां लिख सकता हूं, या तो इस तरह से लिख सकता हूं, या ऊपर से नीचे इस तरह से लिख सकता हूं, या ऊपर से नीचे या इधर से उधर, तो दो ही जगह है। और कैसे? मैं यहां से बाहर लिख सकता हूं? नहीं ना। अगर वैसा लिख पाता तो वो होता 3 डायमेंशन। वो 3 डायमेंशन चीज, जब भी कोई बॉडी स्पेस में मूव कर रही होती है, यहां पे इस पेन को मुझे ये बताओ, मैं ऐसे भी फेंक सकता हूं, ये ऐसे भी जा सकता है, ऊपर नीचे भी आ सकता है। अब क्या हुआ? इसका मतलब ये तीनों डायरेक्शंस में चला गया, ठीक है ना। तो ये 3 डायमेंशनल मोशन होता है। तो आपको ये पता चला होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब, अगर कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रही, एक ही डायरेक्शन में है, तो वो मोशन 1 डायमेंशन में है। वो डायमेंशन, वो जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, उसके लिए सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत है। प्लेन में कब मूव करेगी? जब वो दोनों साइड मूव कर, सिर्फ 2 एक्सिस इन्वॉल्व हो और 2 एक्सिस रिक्वायर्ड हो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये प्लेन में होगी। इस बोर्ड पे लिखा प्लेन। अगर फर्स्ट पे कोई चीज चल रही है, ग्राउंड पे कोई चीज चल रही है, ठीक है, तो वो कौन सा मोशन होगा? हम खुद ही चल रहे हैं, किसी ग्राउंड पे चल रहे हैं, तो वो हमारा 2 डायमेंशन मोशन होगा। क्यों? या तो हम ऐसे चलेंगे या हम ऐसे चलेंगे, ऊपर नीचे नहीं जा सकते। और हम ऊपर गए तो इसका मतलब तीसरी डायमेंशन भी है, वैसा होता नहीं, ठीक है। कोई परिंदा उड़ रहा है, बर्ड फ्लाई कर रहा है, काइट उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। ये सब चीजें जब उड़ती हैं तो ये सिर्फ क्या आगे जाती हैं? क्या सिर्फ उधर ही जाती हैं? ऊपर नीचे नहीं जा सकती क्या? ऊपर जाती हैं, नीचे भी आती हैं ये चीजें, है ना। जो बर्ड्स होते हैं वो नीचे भी तो आते हैं, ऊपर भी तो जाते हैं, इधर भी तो जाते हैं, इधर कहीं भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब वो 3 डायमेंशंस उनके पास है। तो वो होता है 3 डायमेंशनल मोशन, या फिर आप ये कहो मोशन इन अ स्पेस। तो यहां तक समझ में आ गया, ओके। अब छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। ये डिस्टेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसको समझना इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये है कुछ भी नहीं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क? हालांकि बिल्कुल सेम लगेगा। डिस्टेंस क्या होता है? दूरी को तय करने को डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दूरी को तय करने को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फर्क क्या हुआ, ये समझना जरूरी है। बॉडी कितनी तेज गई उसको स्पीड कहते हैं, बॉडी कितनी तेज गई उसको वेलोसिटी कहते हैं। फर्क क्या है, ये समझना जरूरी है बस, ठीक है। अब देखो ना, डिस्टेंस सिंपली क्या है? डिस्टेंस के लिए एक सिंपल बात याद रखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, वो कैसे भी जाना, चाहे डायरेक्शंस बदल के जाओ, चाहे सीधे चले जाओ, वो कैसे भी जाओ आप, ठीक है। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का रास्ता आपने कवर किया, कैसे भी किया, डायरेक्शन बदली या कुछ कोई टाइम लगा, ज्यादा लगा, कम लगा, उस पर नहीं डिपेंड करे। मतलब रास्ते को जब आप पास कर रहे हो, कवर कर रहे हो, एक पाथ कवर करने को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। इतनी सिंपल सी बात, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, आपने सिर्फ एक पाथ कवर करना है, ठीक है। जब एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाती है तो वो उसने डिस्टेंस कवर किया होता है। बाकी इसमें कुछ याद नहीं रखना आपने। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या? डिस्प्लेसमेंट में होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब बॉडी जाती है तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन जरा सोचो, पहला भी तो मैंने यही बोला, इस सेकंड में फर्क पता क्या है? इसमें डायरेक्शन नहीं बदलता, ये डायरेक्शन बिल्कुल सेम और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आपको पता है कि जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें कवर करना है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हम ऐसे गए तो वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। हमें अगर सबसे छोटा डिस्टेंस चाहिए तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाना पड़ेगा। तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर का मतलब पता है, आगे मैं आपको समझाऊंगा इसी चैप्टर के अंदर, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, और अलग से वेक्टर्स का भी एक स्केलर्स एंड वेक्टर्स एक टॉपिक है, ओके, वो आगे पढ़ेंगे। बट आप ये याद रखो कि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, और एक डायरेक्शन चाहिए, बिल्कुल सीधी सी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब कि आपको एक हद चाहिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही जाना है। और दूसरी बात कि आपको डायरेक्शन नहीं बदलनी है, डायरेक्शन बिल्कुल वही, और डायरेक्शन के साथ ये सिर्फ इसके लिए कि आपको मैं बता पाऊं ये वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो आप जो जरूरी है वो ये याद रखना कि शॉर्टेस्ट पाथ। देखो, शॉर्ट और शॉर्टेस्ट में फर्क होता है। शॉर्ट होता है छोटा और शॉर्टेस्ट होता है सबसे छोटा,
अच्छा मुझे ये मैंने अभी बात की ना कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहां से इस पॉइंट तक जाना, ए पॉइंट से बी तक ये गए, एक ये जाना, इसमें डिस्टेंस कौन सा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा? आप कहोगे ये तो डिस्प्लेसमेंट है नीचे, लेकिन नहीं है डिस्प्लेसमेंट ये भी। मैंने शॉर्ट पाथ नहीं कहा, मैंने शॉर्टेस्ट पाथ कहा है, क्योंकि इससे भी कोई तो है जो इससे भी छोटा है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये सबसे छोटा है। छोटी डिस्प्ले जो डिस्टेंस कम हो उसको नहीं बोलते कि ये जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट है, उसे हम कहते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है जिसमें शॉर्टेस्ट सबसे छोटा डिस्टेंस हो, उससे छोटा और कोई ना हो। ठीक है, शॉर्टेस्ट, टॉलेस्ट, ये पता होगा ना, ठीक है, सबसे और सबसे छोटे को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इन दोनों के बारे में समझ में आ गया। अगर इन दोनों के बारे में समझ आ गया तो ये स्पीड ऑफ वेलोसिटी खुद ही समझ आ गई आपको। कैसे? देखो, डिस्टेंस कवर करना किसी गिवन टाइम में उसको स्पीड कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर करना किसी गिवन टाइम में उसको वेलोसिटी कहते हैं। क्या फर्क? जब आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं जिसमें डायरेक्शंस का कोई ऐसा वो नहीं है, आपकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, सिर्फ इतना है कि एक जगह से दूसरी जगह, अब एक जगह से आप जब दूसरी जगह पे जा रहे हो, कुछ तो बॉडी में तेजी होगी ना, थोड़े तो तेज चले होंगे ना, चाहे वो 2 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड हो, 5 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड हो, लेकिन कुछ तो स्पीड हुई होगी। अगर डिस्टेंस कवर करते हुए जो आपके अंदर की तेजी थी, जितने तेज आप गए वो स्पीड है। डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हुए जो आपकी बॉडी की तेजी थी, जितने तेज आप गए, एक डिस्प्लेसमेंट को, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करते हुए, वो वेलोसिटी। डिस्टेंस के साथ लिंक स्पीड का, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी का। सीधा रास्ता कवर करते हुए, एक स्ट्रेट लाइन कवर करते हुए, ओके, एक वेक्टर क्वांटिटी में डिस्टेंस को कवर करते, यानी डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हुए जितने तेज आप गए तो वो है वेलोसिटी। ओके, तो आप इसको कह सकते हो द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, वो है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। एक में डिस्टेंस ले लो, एक में डिस्प्लेसमेंट, तो ये है स्पीड और वेलोसिटी। आपको स्पीड और वेलोसिटी में समझ आया? स्पीड उस पर डिपेंड नहीं करता डायरेक्शंस का, वेलोसिटी उस पर बिल्कुल डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि वो तो डिस्प्लेसमेंट पे है, और डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा डिस्टेंस है, वो सबसे छोटा डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। ओके, तो ये है। अब उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, कोई भी बॉडी जब एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेशन आपको पता होगा, एक्सेलरेट का नाम तो सुना हुआ है कि एक्सेलरेटर को, जब गाड़ी के एक्सेलरेटर को दबाया जाता है, ओके, तो क्या होता है? गाड़ी आगे बढ़ती है, उसकी स्पीड बदल जाती है। चलते चलते उसका एक्सेलरेटर दबाओ तो गाड़ी की स्पीड तेज हो जाएगी। ओके, तो मतलब वो एक्सेलरेट की, तो इसी से बना एक्सेलरेशन। मतलब स्पीड का चेंज, स्पीड चेंज हो गई ना, ठीक है, तो स्पीड के चेंज होने को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जब एक्सेलरेटर दबाया तो स्पीड चेंज हो गई, उस स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स थी, बेसिक टर्म्स थी। अभी हमने इस सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक जो कि है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो नहीं पढ़ा, कुछ कुछ बेसिक चीजें पढ़ी। तो कल हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस।